पीपा पद वंदन करूं सतगुरु रामानंद। बाह पकड़ बाहर करो गेहरो जगत समंद। पीपा इन वंदन करूं गौ गंगा गुरुधाम। वन वर्षा खेजड़ी निस दिन सिमरु राम। पीपा इन वंदन करूं संग रे दास कबीर। कृपा कर लाए लिया खूब बंधाई धीर। पीपा इन वंदन करूं बिरछ दीप अर संत। बिस पावे इमृत अरे कध्यानी वे मदमंत। हो गया अब तो ऑलमोस्ट आ गया। उनका कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। नहीं बस वहाँ तो पानी आता है। थिएटर आश्रम पैराफिन। कुछ समय पहले इस जगह के बारे में सुना था, लगभग 4 महीने पहले। यहाँ आकर अगर मैं इस जगह के बारे में कहूँ कि एक शब्द में कहूँ तो मैं इसको जीवन कहूँगा, और फिर अगर इसका विस्तार करूँ तो ऐसे कहूँगा कि अभिनय या अभिनेता को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए वो मैं यहाँ सीखता हूँ। यहाँ पर आश्रय मिला हुआ है जीवन को, अभिनेता के मूल जीवन को। उसे किस प्रकार एकाग्रचित होना है, उन्हें किन चीज़ों में ध्यान लगाना है, क्या समझना है, कैसे समझना है। जब हम उसे किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो फिर प्रस्तुति में वो कितना होना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी हो। ऐसा भी ना हो कि सहज ढंग से एक अभिनेता के तौर पे हम सब सामने प्रस्तुत कर दें। हम मौका दें देखने वाले को कि वो समझे, वो अपनी बुद्धि का या ये कहें कि अपनी मूल समझ या कल्पना का प्रयोग करें। अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ कि हमने यहाँ क्या एक्सरसाइजेस की या अभिनेता बनने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए क्या क्या किया, तो थिएटर एक्सरसाइजेस जैसा हमने यहाँ कुछ नहीं किया। हमने समझा कि हमें सिर्फ एकाग्रचित और शांत कैसे होना है। हम कभी बाहर किसी भी क्षेत्र में रंगमंच करें या कोई भी कला को साझा करें या सीखें, तो उस दौरान हम किस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, कला स्वयं प्रकट होती है, हम माध्यम बनते हैं। यदि हम शुद्ध रूप से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो, यदि हमारे में शुद्धता नहीं है, हम एकाग्रचित नहीं हैं, तो फिर हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते और ना वो मंच पर उस तरह से प्रकट होगी। यहाँ आश्रम में 3 महीने हम रहे हैं। अपने दैनिक कार्यों से किस तरह से हम अभिनय सीखते हैं, छोटे छोटे काम, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, अपने सिर्फ निजी दैनिक कार्य, ये सब हमारे निजी दैनिक कार्य हैं। घास काटना, खुदाई करना, हमने वहाँ एक खेत बनाया, हमने अलग अलग चीज़ों को व्यवस्थित किया। किसी ने कोई जिम्मेदारी, रसोई की जिम्मेदारी संभाली, किसी ने साफ़ सफाई की संभाली, और कई तरह की जिम्मेदारियां हमें बांटी गई। और शुरू में ऐसा लगा कि शायद हमें सिर्फ काम करना सिखाया जा रहा है या यूँ कहो कि जज किया जा रहा है। लेकिन अब जब 3 महीने का लगभग सफ़र हमारा हो गया है पूरा, तब समझ में आ रहा है कि उसमें जजमेंट जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने सहज रूप से हमें स्वीकारा, उस आश्रम ने। और ऐसा भी नहीं था कि हमें कार्य करने ही थे, हमें था कि हम बस एकाग्रचित हों। हम कुछ लोग को कार्य करते देखते थे, उससे भी बहुत कुछ सीखते थे। आश्रम परंपरा में क्या है, कई आश्रम में सुबह की प्रार्थनाएं होती है। जैसे गांधी आश्रम की हम बात करें, उनके साबरमती आश्रम की, तो वहाँ पे गांधी जी ने शुरू से ही, जब वे विदेश में थे तभी से उन्होंने
एक परंपरा शुरू की कि प्रार्थना, सुबह और शाम को प्रार्थना। कॉन्सेप्ट ये था कि उससे हम बेसिकली हमारा चित्त का मतलब शुद्धि होती है उनका ये, और हमें कई तरह के भाव, श्रद्धा, भक्ति इस टाइप के हमें बेसिकली बेहतर इंसान बनाती है। हमने यहाँ पे हम सुबह सुबह रोज 1 घंटा या पौन घंटा रियाज करते हैं। इसमें हम शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं करते, केवल हम आ की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली एक्टर के लिए तो ज़रूरी है ही सही कि उसको क्राफ्ट को विकसित करता है, उसका आवाज़ को खोलता है, लेकिन इससे भी बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब बेनिफिट ये है कि ये बेसिकली आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करता है, आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है, क्योंकि ये श्वास का काम है। हम पूरे दिन अर्थ वाला काम करते हैं, अर्थ वाला इन द सेंस कि हम जिसमें मतलब कुछ निकलता है। यहाँ पर हम इस रियाज के दौरान मतलब से दूर चले जाते हैं, तो उसमें हम एक शून्य को देखते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं उस रियाज के दौरान। तो हमें लगता है कि हम थोड़ा मनुष्य बन रहे हैं, और ये प्रक्रिया है भी सही, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया यही है। तो उस ध्यान को हमने साउंड के ज़रिए थोड़ा सा बनाया है, ताकि हम बेसिकली उस सेंसिटिविटी को समझ पाएँ जब हम किसी मानव से व्यवहार करते हैं, या उसको समझ पाएँ, उसकी बात समझ पाएँ, या हम जब चरित्र भी निभाते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर प्रक्रिया है कि आप थोड़ी देर आप कुछ मत करो, मतलब छोड़ दो अपने आप को उस रियाज के ज़रिए। बखत को पखेरु बैठ्यो छह कुणसी डाल पे, जो देवे साक्षी नदियां का बयान की, जे भरे हुंकारो जो दे टिचकारी, गूंगो बहरो बण उभो सुन्न मुन्न डावड़, बह रही नदियां मेज मांगड़ी चामड़, चुपचाप पड़ी घोड़ा पछाड़ निसास। शुरुआत में एक चीज़ हुई थी कि जैसे मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल बिहेवियर के बारे में बताऊंगा कि बहुत ही डरा सहमा सा और उस तरह का मेरा शुरुआत से चरित्र था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इस तरह की फील्ड में आऊँगा और इस तरह से काम करना होगा। लेकिन जिस दिन होश आया उस दिन मैं सबसे पहली चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया कि मैंने अपने जीवन में एक ऐसी चीज़ या ऐसे काम में हाथ डाल लिया है जहाँ पे कि अब मेरे पास पीछे जाने को कुछ है नहीं और आगे मैं जा नहीं सकता। आगे मुझे एक समुद्र की तरह दिख रहा था कि बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन आपको करना होगा, आपके व्यक्तित्व की बहुत सारी चीज़ें आपको बदलनी होगी, और उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो जब मैं सर के पास आया था तो मैं अपनी उसी मानसिकता के साथ आया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, किस तरह से काम को अप्रोच करते हैं, काम को किस नज़रिए से देखा जाता है, वो सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। उस टाइम पे सर एक चीज़ कहते थे कि तुम सहज हो, क्राफ्ट की चीज़ें तो समय के साथ आती जाएंगी, और जैसे जैसे समय बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है, आप कई सारी चीज़ें कर लोगे, लेकिन आप मूल जो ध्यान है वो आपको अपने ऊपर देना है, आपकी सहजता के ऊपर ध्यान देना है कि आप कितने सहज हो सके, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यही है कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम फंसे हुए थे, तो मुझे तो वो चीज़ तब समझ में नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे इनके साथ काम करते हुए और इस तरह के वातावरण में रहते हुए समझ में आने लगा कि जो दैनिक जीवन में मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें जितनी सजगता से काम कर रहा हूँ वही सजगता मैं स्टेज पर भी ला पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे स्टेज पे वही करूँगा जो मेरा व्यक्तित्व है। तारी दे एक स्वास्तिक को फेरी दे, तेरी दे गुंजन की लोलन की घात करी। समझ में आने लगा ये कि चाहे कोई सा भी कला माध्यम हो आपका, हर व्यक्ति को पहले अपने व्यक्तित्व पे काम करना होता है। वो जिस तरह का व्यक्तित्व उसका बनता चला जाएगा, जितना गहरा वो होता चला जाएगा, उतनी गहरी उसकी कला होती चली जाएगी और उतनी ही सहज होती चली जाएगी। तो ये कुछ समय इनके साथ काम करने के बाद पता चला, जब इस तरह के वातावरण में रहना हमने शुरू किया। 2017 मुझे याद है कि 2017 में इस आश्रम में आकर हमने रहना शुरू किया था, सब लोग साथ में रहे।
इससे पहले ये होता था कि हम प्रोफेशनली मिलते थे, एक जगह पर काम करते थे और अपने अपने जहाँ पे भी हमने जगह ली हुई है वहाँ पर जाकर अकेले रहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बिहेवियर की है हमें पता नहीं था, क्योंकि हम बेहोशी में वो कर रहे थे, अकेले थे, कोई टोकने वाला नहीं था। जब साथ में रहने लगे तो टोका टोकी होने लगी, तो उससे होने ये लगा कि एक नज़र अपनी ओर जाने लगी वापस, कि अच्छा मैं ये करता हूँ तो इससे ये होता है, मेरा ध्यान नहीं था इस वजह से ये हो गया। तो फिर यहाँ के हर एक छोटे छोटे काम की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया। हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जो भी यहाँ पर काम करते हैं उस हर काम में हमारी सजगता है या नहीं। सर जिस ओर हमारा ध्यान दिलाना चाह रहे थे, उन्होंने एक बात मुझे बोली थी, मुझे याद है कि 2 संसार होते हैं, एक बाहर की ओर व्यवहारिक जीवन में जो भी हम करते हैं ये एक तरह का संसार, और एक संसार हमारे अंदर निरंतर चल रहा होता है और वो अमूर्त है और बहुत बड़ा है। तो आपकी एक नज़र उस ओर होनी चाहिए। तो ये मुझे 3 साल तक ये बात समझ में नहीं आई थी। मैंने सोचा कि कोई होगी फिलोसॉफिकल बात होगी, लेकिन जब पहली बार सूर्यमल करने के बाद मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ, आध्यात्मिक अनुभव, जहाँ मैं अपने आप को एक विस्तारित स्वरूप में देख रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है कि मैं विजय हूँ या ये मेरा शरीर है या इस तरह से। वो कुछ अलग ही अनुभूति थी। तो उसके बाद मुझे वो दूसरी दुनिया दिखी जो मेरे अंदर थी। तो ये था कि धीरे धीरे फिर उनके अनुसार हम सजग होते चले गए, और इस वातावरण ने इसमें बहुत बड़ी सहायता की हमारी, कि हम जब साथ में रहने लगे, इस तरह से हर एक काम को मिल बांट के करने लगे, और बाहर के उस शोर से यहाँ के इस शांति वाले माहौल में आए, तो अपने अंदर जो शोर चल रहा है पहले उससे हमारा सामना हुआ। फिर वो धीरे 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 उसको देखते चले गए तो वो कम होता चला गया, और अब अंदर भी थोड़ी शांति महसूस होती है। राजेंद्र पांचाल का जो रंगकर्म है, बल्कि ये कहना ठीक नहीं है कि केवल उनका है, उनके तमाम अभिनेताओं अभिनेत्रियों का, उनके रंगकर्म में काम करते हैं लोग, उसमें एक तरह की ख़त्म नहीं लेकिन दबी हुई ऊर्जा है। वो जिस तरह से हर नाटक को तैयार कराते हैं या करते हैं ये लोग मिलके, इससे होता ये है कि रंगमंच पर जब प्रदर्शन हो रहा होता है उस नाटक का, तो वो ऊपर से आपको देखने पर वो उतना ऊर्जास्वित भले ना लगे, लेकिन आप हर अभिनेता को पर जब आपका ध्यान जाता है तो उसमें ऊर्जा जो भरी हुई है वो दर्शकों में फूटती है। आमतौर पर रंगकर्म में जो सारी ऊर्जा है वो रंगमंच पर ही निशेष हो जाती है, लेकिन राजेंद्र के रंगकर्म करने की जो प्रक्रिया है उसमें ये निहित है कि ऊर्जा तमाम अभिनेता अभिनेत्री कोशिश ये करें कि उनकी जो ऊर्जा है वो दर्शकों में प्रस्फुटित हो। और इसको कैसे इसकी व्याख्या की जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक बड़े अजीब तरह से दर्शक और श्रोता जो साथी होता है शामिल होता है, और वो उस ऊर्जा को जो उस अभिनेता ने अपने भीतर बचा के रखी है या बना के रखी है, जो बहुत लंबी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है उसके भीतर, वो दर्शकों में अपनी ऊर्जा के रास्ते प्रस्फुटित होती है। दूसरी बात ये है कि ये वो रंगकर्म है जिसको हम स्पेक्टिकुलर कहते हैं, वो ना हो के वो स्पेक्टिकल किसी भी क्षण हो सकता है, उसकी आसन्नता होती है उसमें, और तमाम नई रंग युक्तियों के साथ कई सारी ऐसी रंग युक्तियाँ, जैसे कथा कवि सूर्यमल की, उसी में आप देखें, उस नाटक में अगर आप देखें तो चित्र आते हैं, बहुत सारे वाक्य लिखे हुए आते हैं, वो
जो अभिनेता हैं उसके साथ वो आते हैं। एक तरह से लिखित शब्द और जीवित अभिनेता वो सारे साथ आते हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सब मिल के वो रंग कर्म है जिसमें जो ऊर्जा का जो संचरण है वो रंगमंच पर ख़त्म नहीं हो जाता, वो प्रेक्षागृह में होना शुरू हो जाता है। और इस ऊर्जा की चपेट में सारे दर्शक और श्रोता, ये सारे के सारे दर्शक और श्रोता आ जाते हैं। और मुझे उसका कारण ये जान पड़ता है कि ये उन बहुत थोड़े से रंगकर्म में है दुनिया की शायद, जहाँ जीवन से रंगकर्म तक आने का जो रास्ता है वो ऊपर से देखने पर बड़ा आसान लगे, वो ऊपर से देखने पे ये ज़रूर लगे कि ये जीवन को ही यहाँ संघनित कर दिया गया है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होती बड़ी आनंदमय, लेकिन एक उसी क्षण काफ़ी जटिल। लेकिन ये जीवन से काट के अभिनय करने के स्थान पर जैसे इसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई रहती है। आम तौर पर जो रिहर्सल के स्थान होते हैं उसमें जीवन से भिन्न अलग, यानी वो अम्बलाइकल कॉर्ड काट के रंगकर्म अलग किया जाता है। नहीं लग गई। 2 बार ऊपर वाला है, तीसरी बार नीचे वाला है। लखकर पंछी का उड़ना अथवा सुनकर पत्तों की मादक मरमर मेरे भाई। मेरा नाम उमेश जोशी है और मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। गाज़ियाबाद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक मतलब वेल डेवलप्ड सिटी है और वहाँ से मैं आश्रम में आया अभी पिछले ढाई महीने पहले। तो अब ये एक सिटी से आना और आश्रम जैसे माहौल में आना ये एकदम बहुत ही अलग है। अलग इस सेंस में कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है थिएटर का, एक्टिंग का, सारे काम का, वो पिछले 7-8 साल में मैंने दिल्ली में किया और दिल्ली में भी सारे प्रोडक्शंस, सारे काम वैसे होते रहे, वर्कशॉप्स भी इवन वैसे होती रही जो मतलब जहाँ पे आप काम को तो करने जाते हैं लेकिन आप जीवन से बहुत कम जुड़ पाते हैं। जब मैं आश्रम में आया तो शुरू में बार बार हम जीवन की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे थे और क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह के माहौल में आना, आश्रम के माहौल में आना, तो मुझे शुरू में समझ में नहीं आया कि मतलब जीवन की तरफ हम क्यों मुड़ रहे हैं। क्योंकि मैं जब आया था तो मैं उस माइंडसेट से आया था कि हमें यहाँ पे दोबारा से कुछ प्रोडक्शंस की प्रिपरेशन करनी होगी और आखिरी में हम उसका शोकेस करेंगे। लेकिन बीच बीच में हम ऐसी बातें भी करते थे कि आश्रम में बनने वाले जो नाटक हैं या आश्रम में प्रोसेस से होकर गुज़र के जो प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट जो बनता है नाटक के रूप में, उसको कई बार हम शेयर नहीं करते हैं या शेयर करने की मंशा नहीं रखते हैं। तो मुझे वो बात बड़ी अटपटी लगी शुरू के 15-20 दिन और पहले महीने में कह सकते हैं। तो मेरी वो चीज़ टूटी कि मुझे लगा यार मैं जिस मकसद से आया हूँ वो पूरा नहीं हो रहा। और फिर धीरे धीरे हमें कुछ काम बांटने शुरू किए गए आश्रम के अंदर और वो बहुत रोज़मर्रा के काम थे कि किसी को बर्तन मांजने का काम करना है, किसी को कमरे की सफाई का काम है, किसी को गार्डन की सफाई करनी है, पानी देना है, वॉशरूम की सफाई भी थी उसमें। तो पहले तो वॉशरूम की सफाई मुझे मिली सबसे शुरू में और जब मैंने उसे करना शुरू किया तो मैंने देख के ही पहले दिन मुझे लगा कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन बहुत बेमन से मैंने उसे किया। क्योंकि वॉशरूम सुनते ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें तो आश्रम के सारे कलीग्स जो हैं मेरे, जो और लोग भी आए हैं अलग अलग जगह से, वो भी जाते हैं। तो वहाँ फिर बात निकल के आई अहम पे। अब अहम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक तरह का ईगो है और वो मेल ईगो जो मैं लेके आया था शुरू में
जो बिल्कुल टूटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं करता गया तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप काम में मन लगाने लगते हैं तो आपके आड़े आता है वो अहम, आपको ना रोकता है उस काम को करने से। आपको लगता है कि यार ये काम मैं ही क्यों कर रहा हूँ, या ये काम दूसरा क्यों नहीं कर रहा, यही काम मुझे क्यों मिला। एक दिन ऐसा आया मेरे साथ, लगभग वो 10 या 15 दिन के बाद का दिन था, जब मुझे कुछ अलग सा फील हुआ। मुझे लगा शायद मैं ना उस काम से जुड़ गया। पता नहीं वो मोमेंट कैसे आया या कैसे वो मोमेंट उभरा, लेकिन मुझे लगा कुछ हुआ है। और फिर धीरे धीरे हम बातचीत भी करते थे, सर के साथ भी डिस्कशन होता था, तो वहाँ पे बार बार एक ही बात बोली जाती थी कि आपको जो काम मिल रहा है ना, आप उसका मकसद मत पूछिए कि वो क्यों मिला है, बस आप उसको करिए, आपको धीरे धीरे वो पता लगना शुरू होगा। और फिर धीरे धीरे जब वो बात अहम की समझ में आई कि यार ये तो अहम को तोड़ने का एक ज़रिया है, और जब तक वो अहम आपका नहीं टूटेगा, मतलब आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आश्रम में बार बार इसी बात पे ध्यान दिया जाता है कि आपका जो काम स्टेज पे हो रहा है वो अलग नहीं है जीवन से, वो जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है। नीचे पड़ रहा है आप लोगों को, थोड़ा दब रहा है क्या? एक कलो को लेना। हाँ, जोड़ लगा गाना, जोड़ लगा। चलता मुसाफिर ही पाएगा, चलता मुसाफिर ही पाएगा, ये आर्ट गैलरी है, ये कोटा के सेंटर में है यहाँ पे। तो यहाँ पे पैराफिन के जितने भी प्ले है वो यहीं पे हुए हैं, और कहीं भी बाहर कोई शो हम करते हैं तो पहले यहाँ पे एक बार हम उसको कर लेते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से मेरी शैली विकसित हुई है, मतलब ऑडियंस से शेयर करने के लिए जो तरीका ईजाद हुआ है वो इसी स्पेस की वजह से हुआ है। तो उस ढंग से ये स्पेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसमें ऑडियंस को अपने अपने ढंग, मतलब हर प्ले में अलग ढंग से हम बांट लेते हैं। जैसे किसी प्ले में ऐसा हुआ है कि 3 साइडेड ऑडियंस है और हम उस साइड कर रहे हैं प्ले। किसी जैसे एक प्ले है पंछी से आते हैं, तो पंछी से आते में ये हुआ है कि ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसका जो ये इधर का जो तिकोना है, त्रिभुज है, यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं और इस साइड ऑडियंस से। तो उसमें जो ये पिलर्स आप देख रहे हैं, ये जो पिलर्स देख रहे हैं आप, ये पिलर्स उस परफॉर्मेंस में उसमें चूंकि एक बरामदे का एक सीन है, तो बरामदे के सीन में ये जो पिलर्स है वो थोड़ी देर बाद ऑडियंस को ऐसा लगता है कि एक बरामदे में ही बैठे हुए हैं और ऑडियंस और एक्टर्स का एक रिश्ता कायम होता है। कुछ प्ले जिसमें हमें डार्क की ज़रूरत होती है तो हम इन पिलर्स को कपड़ों से छिपा देते हैं। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को हम ब्लैक कर्टन से पूरा ब्लैक कर देते हैं, और ये जो रूफ़ है अभी खुली हुई है, इसको हम ब्लैक कर्टन से इसको ढक देते हैं, प्लास्टिक के शीट से। ये ऑडियंस के साथ यहाँ पे जो एक रिश्ता हमारा बनता है वो बहुत यूँ समझिए कि अब एक भेद नहीं रहता एक्टर्स एंड ऑडियंस के बीच में। उसमें ये होता है, इसका सबसे बड़ी बात इस स्पेस की ये है कि एक इंटीमेसी यहाँ पे है, भले ये खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि जो एक्टर की आँख है
वो ऑडियंस, लास्ट ऑडियंस भी उसको अच्छे से दिखाई देती है। तो जो बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ हम देखते हैं कि जो लास्ट की ऑडियंस है वो यदि यहाँ इस जगह बैठी हुई है तो उसको दिखेगा नहीं एक्टर। तो चूंकि हमारे प्ले जितने भी हैं ये सब एक्टर ओरिएंटेड है और हम समझते हैं कि इसमें एक्टर की आंख दिखना बहुत ज़रूरी है। और एक्टर की आंख के अलावा इसमें एक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक शैली या हमने जो ईजाद की है वो इसमें ये कि एक्टर एंड ऑडियंस दोनों एक ही फ्लोर पे है। तो जब एक्टर और ऑडियंस एक ही फ्लोर पे होता है और प्ले शुरू होने से पहले कोई भी ग्रुप का एक मेंबर आता है और वो ऑडियंस से बात करता है कि हम आज का प्ले ये कर रहे हैं। तो जो एक चलन चल पड़ा है ऑडिटोरियम में, बंद ऑडिटोरियम में, कि अंधेरे में प्ले शुरू होगा, उसके बाद अंधेरे में ही अनाउंसमेंट होगा, तो एक तरह का जुड़ाव ऑडियंस से हो नहीं पाता। ये हमने महसूस किया। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जब बाहर भी जाते हैं तो हम इस टाइप की एक चीज़ वहाँ पे कर सकें। जो ऊपर इसमें लोहे की जो रॉड देख रहे हैं आप, ये बेसिकली हम कहीं भी यहाँ पे लाइट सेट कर सकते हैं। और ये कुछ प्ले जिसमें हमें चांद की रोशनी चाहिए होती है, तो हम कुछ प्ले में चांद से भी किया है, मतलब चांद को भी दिखाया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि हम भिन्न भिन्न तरीके से हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि ऑडिटोरियम की कमी है बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे कमी खली नहीं, बल्कि मेरे लिए एडवांटेज हो गया उस चीज़ का कि हम उसी ढंग से क्यों करें कि हमें विंग्स चाहिए या उस किस्म की विंग्स चाहिए जो हम प्रोसीनियम में यूज़ करते हैं। तो वो एक बेनिफिट रहा इस स्पेस की वजह से। राजेंद्र पांचाल का जो रंगकर्म है और ये पैराफिन थिएटर का, ये रंगकर्म मंच इसका वो स्थान है। एक तो वो हमेशा मंच पे बने बनाए मंच पे करते नहीं हैं, वो तो अनेक जगहों पे करते। वह मंच या जो भी मंच है, जो भी नाटक का स्थान है, उसका काम ये है कि वो दर्शकों में, दर्शक श्रोताओं में जो न सिर्फ ऊर्जा को, जिसको हम कहते अनलीश करे, खोले, बल्कि उसकी कल्पनाशीलता को खोले। तो एक रंग कर्म करते हुए इस रंग कर्म में ये सामर्थ्य है कि जितने वहाँ दर्शक श्रोता बैठे हैं उनमें उतने रंग कर्म वो पैदा कर देता है। इसलिए मैंने ये ध्यान दिया था, मैं जब भी ये इनके नाटक मैंने देखे हैं इस कंपनी के, इस समूह के, तो मैंने हमेशा ये बात लक्ष्य की कि लोगों का जो प्रतिक्रियाएं होती हैं बहुत अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये वो रंग कर्म है जो हर एक के मानस में जाके एक नया रंग मंच रचता है और एक तरह की ऊर्जा अनलीश उसके अंदर, एक अलग तरह का अभिनय, एक अलग तरह के अंतः संबंध अभिनेताओं के वो उत्पन्न करता है। और ये जो बात है, ये वही है जो भारत के पारंपरिक रंग कर्म में उसका जो आदर्श रहा होगा। उस तरह की कुछ बात है जो आधुनिक रंग कर्म में वैसे आ नहीं सकी है, क्योंकि उसमें सारा जो बनाव है, जो सारी कुछ ऊर्जा है, जो सारा अभिनय है, वो रंगमंच पर होकर वहीं निशेष अधिकांशतः हो जाता है। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग तरह का रंग कर्म है। अगर मैं इसकी तुलना किसी से कर सकता हूँ कविताओं से, तो वो हाइकू है। हाइकू में, काव्य में, अपने में आप देखेंगे तो बड़ा शांत लगता है कि मान लीजिए ये हाइकू है कि एक प्राचीन सरोवर, मेढक की उछाल, छपाक। ये अपने में इसमें कुछ बहुत अलग से नहीं दिख रहा है, लेकिन इस एक हाइकू ने पर जापान में हजारों व्याख्याएं लिखी गई हैं, यानी हजारों इसने अनुभव जगा दिए हैं लोगों के भीतर। और इसलिए ये रंग कर्म रंगमंच पर जितना
ऊर्जस्वित होता है उससे कई गुना ऊर्जस्वित लोगों के मानस में होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो तमाम आधुनिक रंगकर्मियों को, राजेंद्र जो कि स्वयं एक तरह से भारत की नई आधुनिक रंगकर्म की परंपरा में हैं, उन्होंने नए नए अपने स्रोत उसमें पैदा किए हैं, ढूंढे हैं, उनको सीखने की बात है कि रंगकर्म कोई रंगमंच पर किया गया स्पेक्टिकल नहीं होता है। वो आपको आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको जगाने का, उसको अनलीश करने का, आपके भीतर जो दृष्टियां हैं, सोई दृष्टियां हैं, उनको जगाने का, उनको अनलीश करने का एक आह्वान मूलक सक्रियता है। वो रंग मंच पर निश्शेष नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा रंगकर्म होता है तो वो रंगकर्म जिसे कोई दूसरे शब्द के अभाव में मैं बोलूँगा रिफ्लेक्टिव रंगकर्म है। ये वो रंगकर्म है जिसको देखने के बाद आप जीवन के बारे में, अपने बारे में किन्हीं मूलभूत प्रश्नों का सामना करते हैं। आप ये चिंतन में जाते हैं और ये किसी तरह का यानी यहाँ जो आनंद है वो आनंद उस चिंतन के दौरान आता है। इसलिए इस नाटक को, इन नाटकों को देख के जब आप बाहर जाते हैं तो ये नाटक आपके मानस में चलता चला जाता है आपके साथ, वो रंगमंच पर छूट नहीं जाता। अपनी